हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर पार्ट 7, जहां पर हम लोग बात करेंगे कोलिशन के बारे में। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मतलब पार्ट 6 में हम लोगों ने कोलिशन के कुछ थ्योरी वाले देखे थे। तो आज का लेक्चर बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 डिराइवेशन देखना है हमको, फिर हम लोगों का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अगर कोई भी तकलीफ होती है, समझने में कोई दिक्कत आती है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, फेसबुक में बोल सकते हो, इंस्टा में बोल सकते हो, फिर नहीं तो इजी मेथड कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 वर्क एनर्जी पावर, टॉपिक कोलिशन। तो जल्दी से कॉपी निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। तो आज का फर्स्ट सवाल क्या होगा? कोलिशन पे होगा, ऑब्वियसली कोलिशन पे होगा। तो फर्स्ट सवाल क्या होगा हम लोगों का आज? क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, prove that in an elastic one-dimensional collision, prove that in elastic one-dimensional collision, between two bodies, the relative velocity of approach, of approach बिफोर कोलिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिशन। समझा दूंगा मैं क्वेश्चन। आफ्टर द कोलिशन, ठीक है। Hence derive expressions for the velocity, for the velocities of the two bodies, in terms of their initial velocity, velocities, ठीक है। बिफोर कोलिशन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रूव दैट इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिशन, जब इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिशन होता है, इलास्टिक कोलिशन क्या है वो तो मैं पहले ही समझा दिया था। तो वन डायमेंशनल कोलिशन जब होता है तब क्या होता है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर द कोलिशन। मान लो ये 2 मास हो गया, यहां पर इन दोनों ने कोलाइड किया है, फिर ये दोनों अलग हो गया है। इसका मास m1 m2 m1 m2 m1 m2
U1 U2, ये हो गया कोलिशन, फिर V1 V2। ठीक है, हम लोगों को प्रूफ करना क्या है? प्रूफ करना है हम लोगों को इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब U1 माइनस U2 इक्वल्स टू इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब V2 माइनस V1 इक्वल, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हेंस डिराइव for the expression for the velocities of the two bodies in terms of initial velocity, उसके बाद हम लोगों को डिराइव करना है V1 and V2 क्या है in terms of U1 and U2। ठीक है, ये हम लोगों को डिराइव करना है। तो कॉपी कर लो, मैं मिटा देता हूं, हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चले जाएंगे। ठीक है, यहां पर इस फिगर को रहने दो, ये फिगर चाहिए होगा। ये हो गया बिफोर कोलिशन, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिशन, ये हो गया आफ्टर कोलिशन। बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर कोलिशन, इन दोनों का नाम दे रहे थे ए बी ए बी। चलो ठीक है, हो गया। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मीन्स जैसे कि हर डिराइवेशन के पहले कुछ रामायण महाभारत लिखना पड़ता है, तो थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। छोटा सा थ्योरी है। ए शोन इन फिगर कंसिडर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज एज shown in the figure consider to perfectly elastic bodies A and B of masses M1 एंड M2। ठीक है, जैसे कि फिगर पे शो किया हुआ है, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन with velocity U1 and U2। ठीक है, लेट U1 ग्रेटर देन U2। अगर U1 ग्रेटर देन U2 नहीं होता है तो ये जाके पीछे से धक्का नहीं देगा, क्योंकि U2 ग्रेटर देन U1 होने से U2 हमेशा आगे आगे चलता रहेगा, U2 बेचारा पीछे ही रह जाएगा। ठीक है, तो let U1 greater than U2, after some time the two bodies collide head on। After sometimes the two bodies collide head on। ठीक है, and continue moving and continue moving in the same direction with velocities in the same directions with velocities v1 and v2 respectively। The two bodies will separate after the collision। The two bodies will separate after the collision if V2 greater than V1।
अगर V2 ग्रेटर देन V1 नहीं हुआ तो ये दोनों सेपरेट नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल हो गया तो दोनों एक साथ जुड़ के चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का थ्योरी। देन अभी आते हैं डिराइवेशन पे। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है, तो अभी डिराइवेशन पे आते हैं, देखते हैं डिराइवेशन में क्या है। As linear momentum is conserved in any collision, as linear momentum is conserved in any collision, as linear momentum is conserved in any collision, so m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि ए जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम क्या है m1 u1, बी का क्या है m2 u2 बिफोर कोलिशन। आफ्टर कोलिशन ए का क्या हो जाएगा m1 v1, बी का क्या हो जाएगा m2 v2। तो बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिशन क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो दोनों इक्वल होना है क्योंकि लिनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मामला है। तो ये हो गया हम लोगों का। अभी m1 को एक साथ लाते हैं, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर m1 को कॉमन ले लेते हैं, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 को कॉमन लेने से v2 माइनस u2। यहां पर तो ये परफेक्टली इलास्टिक है, तो हम लोगों को क्या कंजर्व होगा, दूसरा एक चीज कंजर्व होगा, वो है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में पढ़ा था। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व इन इलास्टिक कोलिशन, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व in perfectly elastic collision, since kinetic energy is conserved in perfectly elastic collision, so m1 u1 square plus half m2 u2 square, ये हो गया बिफोर कोलिशन ए एंड बी का काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ए का क्या हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर बिफोर कोलिशन, बी का क्या हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर, और कोलिशन के बाद ए का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, और बी का हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। बोथ साइड हम लोगों ने हाफ जो है वो कैंसिल कर दिया। अभी m1 को एक साथ लाते हैं तो हो जाएगा ऐसा इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। यहां से m1 को कॉमन ले लेने से u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 कॉमन लेने से v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में डिवाइड करते हैं। u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। इसको दे देते हैं 2 नंबर, इसको दे देते हैं 1 नंबर। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ दोनों इक्वेशन का अभी डिवाइड करना है। कॉपी कर लो जल्दी से। चलो ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तब हम लोगों का जो एक डिराइवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डिवाइड करने से डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1,
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, डिवाइड करने से क्या आएगा, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 बाय m1, वो क्या था, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, और नीचे आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, दैट इज u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। यही हमको लाना है, मैंने पहले ही बोला था हम लोगों को क्या लाना है, यही लाना है, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v2, मतलब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो और relative velocity of A with respect to B, relative velocity of A with respect to B before collision equals to relative velocity of B with respect to A after collision। ठीक है, और relative velocity of approach, relative velocity of approach equal to relative velocity of separation, relative velocity of सेपरेशन। एक पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी देखना क्या है, आफ्टर कोलिशन दोनों का वेलोसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी, वो हमको डिराइव करना है अभी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। बहुत बोरिंग लग रहा है आज, बहुत गर्मी है रे भाई। अच्छा, हम लोगों को क्या मिला है फिलहाल, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस u1, सॉरी v2 माइनस v1। ठीक है, यहां से हम लोग v2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, तो अगेन हम लोगों को क्या पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दे दो 1, ये दे दो 2। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, देन हम लोग का क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोगों का। अभी क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, u1 को एक साथ लेते हैं, u2 को एक साथ लेते हैं,
तो ये बन जाएगा हम लोगों का M1 U1 माइनस M1 सॉरी M1 U1 माइनस M2 U1, यहां पर M2 U2 है, ये इस तरफ होने से प्लस 2 M2 U2 इक्वल्स टू यहां पर M2 V1 है और यहां पर क्या है हम लोगों का M1 V1 प्लस M1 V1। ठीक है, तो इससे U1 कॉमन लेने से M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U2 और यहां से V1 कॉमन लेने से M2 प्लस M1। ठीक है, सो V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस ये हो जाएगा 2 M2 बाई M2 प्लस M1 U2। ये आ गया हम लोग का V1। तो सिमिलरली हम लोग V2 का भी लिख सकते हैं। तो V2 का क्या होगा, सिमिलरली V2 इक्वल्स टू M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 U2 प्लस 2 M1 बाय M1 प्लस M2 U1। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, M1 के जगह पे M2 लिखना है, V1 के जगह पे V2 लिखना है। सिमिलरली देखें, V1 के जगह पे V2 लिखना है, M1 के जगह पे M2 लिखना है, U2 के जगह पे U1 लिखना है, U1 के जगह पे U2 लिखना है। तो हम लोगों का V2 जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल केसेस है, वो मैं नोट्स नहीं दे रहा हूं। स्पेशल केसेस मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से ए और बी ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, तब क्या होगा, मतलब बी अगर रेस्ट पे होता है तब क्या होगा, U2 0 हो जाएगा। तो U2 0 पुट करने से ये पूरा 0 आ जाएगा। तो V2 इक्वल्स टू सिर्फ ए आ जाएगा। अगर पहला वाला पार्टिकल 0 होता है तो U1 0 आ जाएगा। U1 0 होने से ए वाला पार्ट 0 आ जाएगा। तो फिर सिर्फ ए वाला पार्ट रह जाएगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसके हिसाब से आंसर दे देना। ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी डिराइवेशन है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा ही है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन? व्हाट इज ए perfectly inelastic collision? Inelastic collision. Show that kinetic energy is invariably lost in such a collision. Show that kinetic energy is invariably lost in such collision। ठीक है, पहले बात तो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन क्या है, और हम लोगों को शो करना है कि इस टाइप ऑफ कोलिशन पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवेरिएबली लॉस होता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन दे देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन क्या है, जो हम लोगों ने पहले भी लिखा था। व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर, व्हेन द टू कोलाइडिंग बॉडी
stick together, ठीक है, and move as a single body, and move as a single body, and move as a single body with a common velocity, with a common velocity after the collision, ठीक है, after the collision is, or the collision is perfectly inelastic, the collision is perfectly inelastic, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट और दो बॉडी कोलाइड करके दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, तब जाके हम लोग बोलेंगे इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, M1 M2, ये यहां पर है कोलिशन, फिर ये दोनों एक साथ मूव करने लगेगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u1 और ये रेस्ट पे है, मतलब u2 इक्वल्स टू 0। दोनों का कॉमन वेलोसिटी मान लेते हैं v, मास तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका भी कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा। as shown in the figure, a body of mass m1 as shown in the figure, as shown in the figure, a body of mass m1 moving with velocity u1, moving with velocity u1, collide head on with another body, collide head on with another body, collide head on with another body of mass m2, of mass m2 at rest. After the collision, the two bodies move together. After the collision, the two bodies move together with common वेलोसिटी v। ये हो गया भाई हम लोगों का थ्योरी पार्ट कंप्लीट। अभी करना क्या है, अभी डिराइवेशन पे जाना है। तो ये मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना आराम से, पानी पानी। तो यहां पर भी हम लोगों का मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि कोई भी कोलिशन हो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है। एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, सो कोलिशन के पहले मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 0, क्योंकि b का वेलोसिटी था 0 और दोनों एक साथ होके एक मास हो जाएगा और कॉमन वेलोसिटी v, मतलब दोनों का मोमेंटम हो जाएगा m1v प्लस m2v। कॉमन लेने से v चला जाएगा कॉमन, रह जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां से हम लोग v इक्वल्स टू क्या निकालते हैं, m1 बाई m1 प्लस m2 u1, ठीक है। The loss in kinetic energy of collision, the
loss in kinetic energy on collision is क्या होगा, डेल के इक्वल्स टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अभी v का वैल्यू डाल देते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, v2 क्या था, m1 बाई m1 प्लस m2 u1 उसका स्क्वायर। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, ये यहां पर होगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये एक कट जाएगा, तो रह जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2, यहां तक इतना रह जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लेते तो रह जाएगा 1 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये यहां पर आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m, ठीक है। इसका मतलब ऊपर में आ जाएगा m1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, डेल के इक्वल्स टू हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, ये लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद और थोड़ा कम बाकी है, वो भी दिखा देते हैं। अभी देखो के एफ बाई के आई करने से क्या आएगा हम लोग का, मोर ओवर के एफ बाई के आई मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर बाई हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 बाई m1 v स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर, ठीक है। और u1 का वैल्यू तो हम लोगों को पता है क्या है, तो इसको और भी सिंप्लीफाई करने से m1 प्लस m2 बाई m1, और ये आ जाएगा m1 बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, तो इक्वल टू आ जाएगा m1 बाई m1 प्लस m2 kf बाई kf, ठीक है। विच इज लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, विच इज लेस देन 1। दिस अगेन शोज दैट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिशन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिशन। दिस shows that kinetic energy after the collision
is less than the kinetic energy before the collision. Before the collision. ठीक है. If the target is massive, if the target is massive, मतलब बहुत ही भारी होने से, that is M2 very very greater than M1, then हम लोग क्या लिख सकते हैं, KF by KI equals to 0. That is KF equals to 0. मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 0 होगा. ठीक है, कॉपी कर लो. बस 2 लाइन बाकी रहा है और 2 लाइन लिख दूंगा अभी. ठीक है. Hence, when a light moving body collides against, hence, when a light moving body, when a light moving body collides against any, collides against any massive body at rest and sticks to it practically all of its kinetic energy is lost. Practically all of its kinetic energy is lost. मतलब मान लो एक इंसान बहुत स्पीड से आ रहा है, टक 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 करके जाके एक ट्रक को मार दिया टक्कर, जो ट्रक था रेस्ट पे. तो क्या होगा, इंसान का जो काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल लॉस्ट हो जाएगा. कोई भी ट्रक को वो मूवमेंट पे नहीं ला पाएगा. ट्रक जैसा है वैसा ही रहेगा. वो बेचारा डायरेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है. तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. दोनों क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और स्कूल के लिए भी. तो अभी क्या करना है, अभी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखना है. ये है आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3. What is coefficient of restitution? What is coefficient of, what is, ये बुक अभी गिनने ही वाला था, coefficient of restitution. ठीक है, restitution. What is coefficient of restitution? What is its significance? What is its significance? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है. ठीक है, कॉपी कर लो. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, most of the real collisions are neither be perfectly elastic nor perfectly plastic. ठीक है, most of the real collision, जो रियल में collision होता है, are neither perfectly elastic or neither perfectly elastic nor perfectly plastic, nor
perfectly plastic. ठीक है. They are partially elastic collision. They are partially elastic collision. They are partially elastic collision in which kinetic. They are partially elastic collision in which kinetic energy reduces, जहां पर kinetic energy कम होता है. So the speed of separation is less than the speed of approach. So that speed of separation is less than the speed of approach. ठीक है. The coefficient of restitution gives a measure of the coefficient of restitution gives a measure of the degree of restitution of a collision and defined as degree of restitution of collision and defined as the ratio of the magnitude of relative velocity of approach before collision. ठीक है. Defined as the ratio magnitude of relative velocity of separation after collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision. ठीक है. That is E equals to mod of V1 minus V2 by mod of U1 minus U2. That is V1 minus V2 by U1 minus U2. ठीक है. अभी हम लोगों को क्या करना है, उसका सिग्निफिकेंस लिखना है. ठीक है. तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? जो अप्रोचिंग रिलेटिव वेलोसिटी है और सेपरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी है, उन दोनों का रेशियो हो जाता है हम लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है. इसका 4 सिग्निफिकेंस है, चारों में लिखा देता हूं, तो कॉपी में लिख लो सिग्निफिकेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. significance of coefficient of restitution. फर्स्ट जो है 1 नंबर, for a perfectly elastic collision
for a perfectly elastic collision E equals to 1. That means relative velocity of approaches is equal to relative velocity of separation. That is relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach. ठीक है. 2 number, for an inelastic collision zero greater than E greater than 1. That is मतलब E का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा. तो that is relative velocity of separation is less than the relative velocity of separation is less than the relative velocity of approach. ठीक है. 3rd number, for an perfectly inelastic collision E equals to 0. That is relative velocity of separation is 0. That is relative velocity of separation is 0. ठीक है. The two bodies move together with a common velocity. The two bodies move together with common velocity. 4 number, for a superelastic collision E greater than 1. That is kinetic energy increases. ठीक है. तो ये हो गया भाई वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर कंप्लीट. कॉपी कर लो जल्दी से. तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये शॉर्ट क्वेश्चन में और नीट या जेईई मेंस में जो एमसीक्यू है उसमें आ सकता है नहीं, ये देता ही है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है. तो ये 4 सिग्निफिकेंस याद रखना बहुत ही जरूरी है. तो याद रखो, अच्छी तरह से पढ़ो और जो 2 डिराइवेशन किया है, मतलब आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. जो कुछ भी मैंने आज 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखा है, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छी तरह से नोट्स करो, उसको अच्छी तरह से समझो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर इसको याद करो, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है.
तो थ्योरी वाला पार्ट तो खत्म हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चले जाएंगे न्यूमेरिकल पे। बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छा वाला, बड़ा वाला। तो ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी पावर का क्या क्या न्यूमेरिकल होता है, क्या क्या न्यूमेरिकल बनता है, क्या क्या न्यूमेरिकल मुझसे हो पाता है, क्या क्या न्यूमेरिकल तुमसे हो पाता है, वो देखेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।